हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ कॉस्टिंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉस्ट शीट। ये एग्जाम में श्योर 10 मार्क्स के लिए आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेसिस बन जाता है सारे इंटर सी और सी फाइनल के कैलकुलेशन में। तो फ्रेंड्स, तुम इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो चलो समझते हैं कि हमें कॉस्ट शीट क्यों पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, एक था अप्पू और उसके दो फ्रेंड्स थे, पप्पू एंड टप्पू। पप्पू और टप्पू ने सीए की पढ़ाई की, बट अप्पू ने बोला यार हमसे नहीं हो पाएगा, इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा अप्पू सोचता था और उसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया। पप्पू और टप्पू सीए बन गए, अप्पू बीकॉम हो गया। अब पप्पू टप्पू अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छी पगार कमा रहे हैं और अप्पू ने सोचा चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्या बिजनेस करेगा? अप्पू ने सोचा कैलकुलेटर ही बेच देते हैं, राइट? होलसेल मार्केट से कैलकुलेटर खरीदेंगे, रिटेल मार्केट में बेचेंगे। होलसेल मार्केट में 100 रुपए में कैलकुलेटर मिल जाएगा और हम रिटेल में इससे 150 में बेचेंगे, 50 रुपया कमाएंगे एक कैलकुलेटर के पीछे। ऐसा अप्पू ने सोचा और देखते ही देखते उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। 10,000 कैलकुलेटर बिक गए और अप्पू ने 5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। यार दिस इज अ सुपर बिजनेस यार, 5 लाख का प्रॉफिट। अप्पू वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। वो इसलिए खुश था कि उसने प्रॉफिट कमाया और वो इसलिए ज्यादा खुश था कि उसने सीए नहीं करके और बिजनेस करके इतना प्रॉफिट कमाया। किसको कमाना पसंद नहीं है यार, सबको चाहिए पैसा। फिर अप्पू दूसरे दिन अपनी शॉप पे गया। वो खुश था कि उसने 5 लाख कमाए हैं। जब वो दूसरे दिन अपनी शॉप पे जाता है तो उसको फोन कॉल आया। किसका? ओनर का। बोलते तुम्हारा 1,80,000 भाड़ा ड्यू है, भाई कब दोगे रेंट? तो अप्पू ने बोला कोई टेंशन नहीं यार, मेरे पास बहुत प्रॉफिट है, मैं दे दूंगा, टेंशन नहीं है यार। तो 5 लाख में से अप्पू ने 1,80,000 ओनर को दे दिए। तो कितने बचे? सिर्फ 3,20,000। तो भी वो खुश है यार, 3,20,000 इज ऑल्सो नॉट अ बैड अमाउंट। फिर उसके बाद एक और फोन आता है। किसका? एडवर्टाइजमेंट वाले का। बोलते तुम्हारा 1,80,000 ड्यू है, कब दोगे? अप्पू ने बोला अब भी इसी वक्त। कितना बचा? 1,40,000। फिर एक फोन आता है, क्या फोन उठाना चाहिए अप्पू को? ऑफ कोर्स हाँ। फिर एक फोन आता है, बोलता है कि मैं ना जो तुम्हारे ऑफिस में काम करता हूं वो बंदा बोल रहा है, ऑफिस बॉय। तो अप्पू ने बोला हाँ रामू बोल, आज क्यों नहीं आया? तो बोलते हैं मैं ना गांव जा रहा हूं सर, मैं नहीं आ सकता। तो अप्पू ने बोला क्यों, आ जाना। बोलते आप तो पगार नहीं देते हो तो मैं क्यों आऊं? ठीक है भाई तू ले ले पगार। कितनी पगार दी है? बोलता है 1,80,000 हो गया। कितना टाइम हो गया, तुमने दिया ही नहीं। अप्पू ने बोला ठीक है तुम भी ले जाओ 1,80,000। अब अप्पू ने बोल तो दिया, पर अब कितना बचा अप्पू के पास? कुछ भी नहीं। पूरे 5 लाख वाइप आउट हो गए। बेचारा अप्पू सोचता रह गया यार ये क्या हो गया, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सोचा 5 लाख प्रॉफिट कमाया और इसको 1,80,000, इसको 1,80,000, उसको 1,80,000, सबको बांट दिए पैसे। इनफैक्ट 40,000 तो मेरे जेब से गए। यार ये कैसा बिजनेस है? ये क्या मैंने कैलकुलेट किया था, क्या मैंने सोचा था और क्या हो गया? एंड अप्पू वाज सो अपसेट, सो डिप्रेस्ड। तो अप्पू ने बोला चल आज ना घर चला जाता हूं। शॉप बंद करे हुए घर चला गया और जब वो घर जा रहा था तो उसको रास्ते में मिले पप्पू एंड टप्पू। जैसे ही पप्पू टप्पू ने अप्पू को देखा, बोलते हाय अप्पू, बहुत दिनों से दिखा नहीं, क्या हुआ तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है ऐसी?
तो अप्पू ने बोला यार थोड़े प्रॉब्लम से, बिजनेस है, प्रॉब्लम्स तो चलते रहते हैं, कुछ नहीं। अप्पू ने पूछा पप्पू टप्पू तुम क्या कर रहे हो? तो पप्पू टप्पू बोले यार हम तो सीए बन गए, मस्त जॉब मिल गया है, मस्त पैकेज है एंड आवर लाइफ इज सेट। अप्पू ने बोला ठीक है। तो फिर पप्पू ने अप्पू को पूछा बताना क्या प्रॉब्लम है, शायद हम तेरी मदद कर दे। तो अप्पू ने बोला ठीक है बताता हूं। तो अप्पू ने ना अपनी पूरी कहानी बताई कि देखो मैं कैलकुलेटर इतने में खरीदा था, इतने में बेचा था, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर इसका फोन आया, उसका फोन आया, सबको 1,80,000 बांट दिए और मेरे जेब से 40,000 गए इस बिजनेस में। क्या गलती हो गई मुझसे? तो पप्पू इज सेइंग यार गलती तो तेरी ही है। बोलते कैसे मेरी गलती? 100 रुपए में कैलकुलेटर खरीदता हूं, 150 में बेचता हूं, 50 तो मेरा प्रॉफिट है, तो लॉस कैसे हुआ? तो फिर पप्पू ने समझाया कि देख ये भी तो तेरे खर्चे हैं, ये तूने अपने कस्टमर को क्यों चार्ज नहीं किए? तो बोलते ये थोड़ी खर्चा है, रेंट तो मेरे प्रीमाइसेस का है, कस्टमर का थोड़ी रेंट है, एडवर्टाइजमेंट तो मेरे प्रोडक्ट का है, कस्टमर का थोड़ी है, सैलरी तो रामू काका की है, कस्टमर की थोड़ी है, कस्टमर को कैसे चार्ज करूं? तो पप्पू ने बोला देख अप्पू ऐसे नहीं होता है, ये सारे तेरे बिजनेस कॉस्ट है, ये तेरे को कस्टमर को चार्ज करना पड़ेगा, वरना क्या ये सब खर्चा तो अपनी जेब से डालता रहेगा, फिर तो लॉस ही होगा ना तेरा। फिर टप्पू ने बोला सही बोल रहा है अप्पू, पप्पू तूने ना अप्पू तूने कैलकुलेशन गलत किया है, तेको पता ही नहीं चला कैसे कैलकुलेट करते। तो अप्पू बोलता है बता ना तो कैसे कैलकुलेट करते? तो टप्पू ने बोला देख सबसे पहले तो 100 रुपया तेरा कॉस्ट है जो तो होलसेलर को देता है, उसके बाद ये सारे खर्चे भी तेरे खर्चे हैं। कितना होता है देखो, 1,80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,80,000 यू गेट 5,40,000। तो ये भी तेरा बिजनेस का खर्चा है। 10,000 कस्टमर आए तो हर एक को तू कितना चार्ज करेगा? 540 डिवाइड बाय 10,000 कस्टमर्स वी गेट 54 मोर। तो 100 रुपया तेरा होलसेलर का खर्चा और अदर कॉस्ट 54, तेरा टोटल प्रोडक्ट का कॉस्ट 154 होता है। देखो एक कैलकुलेटर 154 में मिलता है और तू उसे 150 में बेचेगा तो कैसे तेरा प्रॉफिट होगा भाई? लॉस होगा, लॉस। और हुआ ना 4 रुपए का लॉस। 10,000 कैलकुलेटर इंटू लॉस ऑफ 4 पर यूनिट, 40,000 का लॉस। वो बोलता है यार ये तो सही बोला तूने, तो मुझे क्या करना चाहिए था? अब्बू तेरे को कैलकुलेटर ना 154 के ऊपर बेचना दिया था, 155 160 में बेचता तो देखो प्रॉफिट होता। ओ अप्पू सेज नाउ आई गेट इट। यार पप्पू टप्पू तुम तो स्मार्ट हो, तुमको ये सब कैसे पता चलता है? बोलते भाई देखो पता नहीं हम लोग कौन है, सीए। बोलते सीए में ये सब पढ़ाते हैं? जी हाँ। बोलते हमको ना कॉस्ट शीट सिखाया है, कॉस्ट शीट से पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल लोग, लेमैन हु डोंट नो कॉस्टिंग, दे थिंक ओनली द परचेज कॉस्ट इज द कॉस्ट. But we chartered accountants are going to help the business people to calculate the total cost of the product accurately, precisely. And this is what happens if you don't calculate the cost accurately. लेकिन कुछ भी अगर कॉस्ट ले लेगा तो फिर लॉस होगा, फिर रियलाइज होगा कि यार ये तो गलत हो गया. We chartered accountants can consult the business people. We chartered accountants can help them calculate the correct cost so that they don't make losses. Friends, ऐसे दुनिया में बहुत सारे अप्पू हैं और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे और मदद करेंगे. So friends, do you realize the importance of cost sheet? तो चलो अब सीखते हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट. You can write this along with me. Give the heading, format
ऑफ कॉस्ट शीट, हम जो क्लाइंट के लिए बना रहे हैं कॉस्ट शीट, सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे, फिर कॉस्ट शीट बनेगा एक प्रोडक्ट के लिए, जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम लिखेंगे, कॉस्ट शीट फॉर डैश प्रोडक्ट। और जब भी कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट होता है तो वो कॉस्ट रेलेवेंट होता है उस पीरियड के लिए, राइट? तो वो कौन से पीरियड का कॉस्ट है वो भी लिखना पड़ेगा, कॉस्ट शीट फॉर डैश प्रोडक्ट फॉर डैश पीरियड। फिर हम कितने यूनिट्स का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ये भी लिखना होता है। सो बिफोर वी स्टार्ट द कैलकुलेशन वी शुड नो द यूनिट्स, प्रोडक्शन क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी, ये क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा और नहीं दिया है तो तुमको कैलकुलेट करना होगा। विदाउट नोइंग दिस यू कांट इवन स्टार्ट विद द कॉस्ट शीट। और नहीं दिया तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका डिस्कशन मैं बाद में करती हूँ, ठीक है? फिलहाल ये समझ लो कि प्रोडक्शन क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी तुमको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं फॉर्मेट की, कैसा दिखता है हमारा कॉस्ट शीट। तो पहले तो पर्टिकुलर्स कॉलम बनाना पड़ता है और फिर 3 कॉलम्स होते हैं, पहला इनर कॉलम, दूसरा आउटर कॉलम एंड द थर्ड कॉलम इज कॉस्ट पर यूनिट। एक पेज का कॉस्ट शीट बना दो फ्रेंड्स। अब ये फॉर्मेट किसके बेस्ड है बेटा? तुमको तो पता ही होगा, तुमने इंट्रोडक्शन में बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स में ये पढ़ा ही होगा कि कॉस्ट जो है बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है प्रोडक्ट का? वी ऐड ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट, वी ऐड ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट गिव्स यू टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो बस इसी लॉजिक से हम कॉस्ट शीट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सारे डायरेक्ट कॉस्ट लिखेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट में कौन से 3 कॉस्ट आते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बस यही 3 आते हैं और उसको इसी ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आएगा, हम यहां पर लिखेंगे रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ये कंज्यूम्ड क्या होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मींस यूज्ड, हमने कितना मटेरियल यूज किया बस वही लेना है। मतलब खरीदा वो नहीं लिखना है, नहीं, तुम जो प्रोड्यूस करते हो उसके लिए तुमने कितना मटेरियल यूज किया वो लेना है। तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा नो। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वो मटेरियल लेंगे जो हमारे ओपनिंग स्टॉक में पड़ा है, वो सारा जूना स्टॉक हम यूज कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रेश परचेजेस ऐड करेंगे। तो दिस विल गिव अस द टोटल मटेरियल्स दैट इज विद अस। बट जरूरी नहीं जो भी खरीदा पूरा यूज हो जाए, एग्जैक्टली सिर्फ ऐड करो परचेजेस। फिर उसके साथ साथ we will add all expenses which are incidental to purchase। यानी मतलब ये होता है कि अगर मान लो मेरा परचेस कॉस्ट इज 10 पर केजी, मैं सप्लायर को 10 पर केजी देती हूं, बट सप्लायर बोलता है कि मैं तेरे प्रीमाइसेस में डिलीवर करेगा तो 1 और रुपया लूंगा। तो 1 रुपया जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, दिस इज एक्सपेंसेस व्हिच इज रिलेटेड टू परचेज, तो ये भी हमें ऐड करना होगा। तो इन शॉर्ट मेरा मटेरियल का कॉस्ट 11 हो जाता है ना। तो दिस इज व्हाट द लॉजिक इज, परचेज करते वक्त जो भी खर्च होता है वो हम ऐड कर देंगे। इसके बाद जो परचेज किया पर यूज नहीं किया
तो क्या किया, अरे स्टॉक में पड़ा है, बाद में यूज करेंगे. सो इफ देयर इज एनी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड. अगर तुमने खरीदा, स्टॉक में नहीं है, तुमने सप्लायर को रिटर्न दे दिया क्योंकि वो डिफेक्टिव था, तो अगर कुछ परचेज रिटर्न है तो वो हम इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर तुमने खरीदा पर यूज नहीं किया, क्या स्टॉक में है? नहीं. क्या सप्लायर को वापस दिया? नहीं. अरे यार, वो ऐसे यूनिट्स आए कि हम यूज ही नहीं कर पाए, वो तो डिफेक्टिव थे, वो तो डिफेक्टिव थे, तो मुझे उसे स्क्रैप करना पड़ा. सप्लायर वापस लेता ही नहीं है, बोलता है कि वी आर नॉट लायबल, ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ हो गया रहेगा, तुमने कुछ कर दिया रहेगा. तो अगर कुछ ऐसे यूनिट्स है जो तुम यूज नहीं कर पाते, रिटर्न भी नहीं कर पाते, तो इन दैट केस यू विल स्क्रैप इट एंड सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईयर. तो बेटा इससे तुमको मिल जाएगा एग्जैक्टली वो अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल जो तुमने यूज किया है. So friends, let's repeat it. It is opening stock plus purchases plus expenses incidental to purchase. ये सब ऐड करेंगे. उसके बाद जो भी यूज हमने नहीं किया वो सारी चीजें सब्ट्रैक्ट करनी होगी. We subtract closing stock, we subtract purchase return, we also subtract sale of scrap of raw materials. जैसे मिल जाएगा raw material consumed. Then is the next direct cost, that is direct labor. ये हम ऐड करेंगे. डायरेक्ट लेबर में वो सारे अमाउंट्स आएंगे जो हम वर्कर को देते हैं, फिर उसका नाम वेजेस हो, बोनस हो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ईएसआई, वो सारी चीजें हम ले लेंगे. द थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंस. यार ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? सपोज अगर प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी मैंने बोरो कर रखी है, मेरी खुद की नहीं है, तो उसके लिए मेरे को ना प्रोडक्शन जब भी करती हूँ, मुझे ना जिसके मैं से रॉयल्टी करती हूँ उसको पैसा देना पड़ता है. दैट इज रॉयल्टी एक्सपेंस. फिर मैंने कुछ डिजाइन, कुछ मोल्ड्स, कुछ जिग्स बनाए, तो वो सब मोल्ड्स का खर्चा भी डायरेक्ट एक्सपेंस है. तो ऑल सच डायरेक्ट एक्सपेंस विल बी एडेड एंड द टोटल दैट वी गेट फ्रेंड्स इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट. यार इसको प्राइम कॉस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तीनों खर्चे, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे खर्चे प्राइमरी ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट के लिए. इसके बगैर ना प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा. Hence the total is called prime cost. तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट कॉस्ट 1 2 3. फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट. ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में कौन से आते हैं बेटा? तुमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाई होगा. इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम है ओवरहेड्स. एंड बेस्ड ऑन फंक्शंस वी क्लासिफाई द ओवरहेड्स इनटू फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स, क्वालिटी कॉस्ट. ये सारे खर्चे हम 1 by 1 लिखेंगे, बट ऑर्डर इस तरह होगा. जस्ट विजुअलाइज द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन कैसे होता है भाई? हम सबसे पहले मटेरियल खरीदते हैं तो वो खर्चा लिख दिया, वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं तो लेबर कॉस्ट लिख लिया हमने, राइट. फिर जो भी छोटे मोटे डायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी ऐड कर लिए, पर अभी भी प्रोडक्ट तो फैक्ट्री में ही है. तो जस्ट विजुअलाइज, फैक्ट्री में ये 3 खर्चे हो गए, उसके अलावा और कोई फैक्ट्री में खर्चा है क्या? यस. तो कॉस्ट इनकर्ड इन फैक्ट्री फ्रेंड्स, कॉस्ट इनकर्ड इन फैक्ट्री अदर देन दिस 3, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 3 को छोड़कर जो भी खर्चा फैक्ट्री में होता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स. यार फैक्ट्री में और कौन सा खर्चा होता है? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रिपेयर्स, फैक्ट्री मेंटेनेंस, राइट. तो ये सारे खर्चे फैक्ट्री में होते हैं, पर ये डायरेक्ट नहीं है, तो इसे कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स. ऑल दिस कॉस्ट विल बी रिटन अंडर द हेड फैक्ट्री ओवरहेड्स. ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में है वो 3 तरीके से दिया जा सकता है. सबसे पहले वो लोग तो एक परसेंटेज दे सकते हैं कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 150% ऑफ वेजेस. अगर ऐसे लिखा है तो क्या करना है? वेजेस का जो भी अमाउंट है उसका 150% इधर लिख देना है. फिर दूसरा तरीका है, हम लोग फ्लैट देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 5 lakhs, तो जस्ट राइट द अमाउंट, यू हैव टू डू नथिंग. And the third way is, instead of giving you the percentage, instead of giving you direct amount, they will give you the names of factory overheads. Like
फैक्ट्री रेंट इज 1 लाख, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख, फैक्ट्री रिपेयर्स 1 lakh. So you have to list the names one by one and write the amounts in the inner column and then take the total in the outer column. Friends, this is how factory overheads will be presented. तो विजुलाइज करो, तुम कहाँ हो? फैक्ट्री में. फैक्ट्री में डायरेक्ट कॉस्ट लिख दिया, फैक्ट्री में इनडायरेक्ट कॉस्ट लिख दिया, तो कहना से अब पूरा हो गया तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट. तो फ्रेंड्स, इसका जो टोटल आता है इसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. अरे इसको ग्रॉस क्यों बोला भाई? क्योंकि अब इसमें एडजस्ट होगा हमारा WIP का स्टॉक. हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. यार ये ऐड क्यों करना है? अरे इसे लेस क्यों करना है? समझते हैं. अगर कोई प्रोडक्ट मैंने आधे अधूरे बनाए हैं तो वो पिछले साल के आधे अधूरे है, पिछले साल के, लास्ट ईयर इट वाज इनकम्प्लीट, so I'll complete it this year and I will sell it, right? So opening stock of WIP is converted into production quantity, hence we add in this year. वो ये साल का प्रोडक्शन है, वो ये साल का सेल भी हो सकता है, तो that is why those units have to be considered, hence we add opening stock of WIP. Closing stock, ये साल शुरू किया पर खत्म नहीं हो पाया, तो यार वो ये साल का प्रोडक्शन है ही नहीं, तो वो नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट होगा, तो नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन होगा, तो ये साल में से उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो वी सब्ट्रैक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. फिर फ्रेंड्स हमको मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट. नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाने के बाद क्या, तो इन शॉर्ट हमारा फैक्ट्री कॉस्ट का कहानी खत्म. अब क्या सिर्फ फैक्ट्री में ही खर्चा होता है और कुछ नहीं है? तो होता है भाई, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑफिस. तो ऑफिस प्रीमाइसेस में जो भी खर्चे होते हैं फ्रेंड्स वो हम लेंगे. कौन से खर्चे होते हैं ऑफिस प्रीमाइसेस में? इट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. But here that what office and admin we're going to take, it will be only related to production. सिर्फ प्रोडक्शन वाला ही लेंगे. ये ऑफिस एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन क्या होता है? मान लो मैं ना ऑफिस में बैठी है, ऑफिस में मैं काम कर रही है, बट जो काम मैं कर रही हूं वो ऑफिस का काम नहीं है, वो है फैक्ट्री का काम. तो खर्चा हुआ ऑफिस में पर हुआ है फैक्ट्री के लिए. तो सच ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स व्हिच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, व्हिच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, दे विल बी कंसिडर्ड हियर. हमको कैसे पता चलेगा ये इसका खर्चा है? तो क्वेश्चन तुमको प्रिसाइसली बताएगा कि ये ऑफिस एंड एडमिन प्रोडक्शन का है, ये ऑफिस एंड एडमिन प्रोडक्शन का नहीं है. क्वेश्चन विल टेल यू दिस, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. चलो अब हो गया ऑफिस का खर्चा, राइट? अब क्या लेंगे? यार तुमको तो पता ही है कि अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हमेशा करते रहना चाहिए. जैसे आईफोन्स करते, नए नए फीचर्स ऐड करते रहते हैं, नए नए आईफोन्स मार्केट में लॉन्च होते रहते हैं, एंड वी ऑलवेज प्रेफर द लेटेस्ट वन. और लेटेस्ट वन महंगा भी होता है. क्यों यार वो महंगा क्यों होता है? द रीजन इज वो जो बेसिक प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट तो है, बट जो भी सारा रिसर्च किया, जो भी सारा प्रोडक्ट में डेवलपमेंट किया है, वो खर्चा भी एडेड होता है प्रोडक्ट में. सो फ्रेंड्स, जो भी प्रोडक्ट के लिए तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हुआ है वो भी इधर कंसिडर करना होगा. द नेक्स्ट कॉस्ट इज क्वालिटी कॉस्ट. ये क्वालिटी कॉस्ट क्या है? क्या महंगे मटेरियल यूज करने से प्रोडक्ट क्वालिटी बनता है? क्या मोस्ट एक्सपेंसिव स्किल्ड लेबर
एम्प्लॉय करने से क्या प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ेगा? नॉट नेसेसरी। क्वालिटी प्रोडक्ट तब माना जाएगा जब कस्टमर सेटिस्फाइड हो। कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा? तो यू मस्ट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वो पता कैसे चलेगा? तो कस्टमर्स को बुलाओ, कंडक्ट कस्टमर सेमिनार एंड आस्क देम एग्जैक्टली व्हाट दे नीड एंड देन यू ट्रेन योर वर्कर्स। भाई कस्टमर को ऐसा चाहिए तो इससे ही बना, एंड वर्कर्स विल डू अकॉर्डिंगली। फिर सीधा जाके बेचने का नहीं है। अपॉइंट इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर हु विल चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि जैसे बोला था वैसे बनाया क्या। अगर कुछ डिफेक्ट है तो उसको तभी का तभी रिपेयर करो, उस पर रिवर्क करो और उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ। और फिर वो बन गया तो तुम बेचो। फिर उसके बाद भी कस्टमर अगर कोई न्यूज लेकर आता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो डोंट डिसअपॉइंट देम कि हमने तो चेक करके ही दिया था, आपकी गलती है। नो, नेवर। कस्टमर को बोलो डोंट वरी, हम है ना, हम रिप्लेस करके देंगे, हम रिपेयर करके देंगे, हम ये पार्ट रिपेयर करेंगे, रिप्लेस करेंगे। गिव एश्योरेंस टू द कस्टमर्स, दे विल कम बैक टू यू। तो ऐसे करने से क्या प्रोडक्ट का क्वालिटी आता है? जी हाँ। तो क्या ये सब फ्री में होगा? जी नहीं, इसके लिए भी कॉस्ट होगा। एंड ऑल दिस इज नथिंग बट क्वालिटी कॉस्ट। एंड सच कॉस्ट इफ यू इनकर इन द बिजनेस, तो क्या हम जेब से डालेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स विल चार्ज टू कस्टमर्स एंड हेंस इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। एक्सपेंस नंबर 7, क्वालिटी कॉस्ट। अब देखो, प्रोडक्ट बन गया, फैक्ट्री में सारे फैक्ट्री खर्चे ले लिए, ऑफिस का खर्चा लिया, रिसर्च का ले लिया, क्वालिटी का ले लिया। अब क्या करना है? अब कई बार ऐसा होता है कि मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, खत्म भी हो गया, पर कुछ ऐसे यूनिट बन गए कि हम बेच नहीं सकते, तो रिपेयर करो। अरे रिपेयर भी नहीं हो सकता, तो दिस इज कॉल्ड स्क्रैप। भाई भंगार में बेचो, तो वी सेल इट एंड वी सबट्रैक्ट सेल ऑफ स्क्रैप। तो पहले भी सेल ऑफ स्क्रैप था, पर वो था मटेरियल्स का, मतलब खरीदा स्क्रैप किया, खरीदा स्क्रैप किया। यहां पर जो स्क्रैप है वो मटेरियल्स का नहीं है। इट इज समथिंग दैट यू हैव प्रोसेस्ड, इट इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी मेड एंड यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट। दिस इज सेल ऑफ स्क्रैप अदर देन मटेरियल। फ्रेंड्स, हम इसे सबट्रैक्ट करेंगे और इसके बाद अभी जो बचता है ना बेटा, सब गुड यूनिट्स है, वी विल पैक इट। वी एड प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। अरे प्राइमरी है, कुछ सेकेंडरी भी होता है। यस, कैडबरी देखिए, ऊपर ब्लू पेपर, अंदर फॉइल, तो अंदर वाला जो फॉइल वो एसेंशियल पैकिंग है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट विच इज एसेंशियल टू द प्रोडक्ट। बट ऊपर का जो ब्लू रैपर है ना, दैट इज फॉर एडवर्टाइजमेंट, फॉर प्रमोशन। यार लोगों को ना वो चॉकलेट जो उधर इमेज होता है वो बहुत टेम्पटिंग लगता है, लोग वो ये देख के खरीदते हैं। तो दैट इज प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। हमको सेकेंडरी पैकिंग नहीं लेना है, सेकेंडरी पैकिंग जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो वी एड ओनली प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट एंड व्हाट वी गेट नाउ इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब पूरा प्रोड्यूस कर लिया, अब इसको बेचेंगे। अरे बेचने से पहले एडजस्ट योर स्टॉक। वी विल ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वी विल सबट्रैक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अरे वाई टू ऐड ओपनिंग स्टॉक, वाई टू सबट्रैक्ट क्लोजिंग स्टॉक। जो पिछले साल नहीं बिका वो अभी बेचेंगे, दैट इज वाई वी एड इट। जो भी नहीं बिका वो नेक्स्ट ईयर बेचेंगे, दैट इज वाई वी सबट्रैक्ट इट। सो व्हाट वी गेट नाउ इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फ्रेंड्स, हमने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया, मतलब जो बिके हैं उसी का कॉस्ट बचा है अभी। वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आगे क्या?
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद और 2 खर्चे बच गए फ्रेंड्स. कॉस्ट नंबर 8, वी विल टेक ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स. बोले अरे पहले भी लिखा था, पर वहां जो लिखा था दैट वाज ओनली रिलेटेड टू प्रोडक्शन. तो बाकी का जो भी एडमिन कॉस्ट है विच इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, लाइक ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरीज, ये सब जनरल कॉस्ट है, ये सब प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, वो सारे इधर आ जाएंगे. देन वी टेक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स फाइनली. And now the total that we get is called cost of sales. To this we will add profit and we get sales. Friends, ये हुआ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट. मैडम ये पर यूनिट कॉलम क्यों बनाया? टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट. कैसे निकालेंगे बेटा? स्टार्ट से रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा, फैक्टरीज का खर्चा, इनफैक्ट ऑल द कॉस्ट अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. स्टार्ट से लेकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, यहां से यहां तक. गॉट इट फ्रेंड्स? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ये सारे खर्चे हुए प्रोडक्शन के लिए. हेंस वी हैव टू डिवाइड दिस बाय प्रोडक्शन क्वांटिटी. मतलब मैडम समझा नहीं तो सुनो. मान लो तुम्हारा प्रोडक्शन क्वांटिटी 1 लाख यूनिट्स है, तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया 5 लाख. तो 5 लाख इज द कॉस्ट फॉर 1 लाख यूनिट्स. एक यूनिट का कितना? 5 रुपया. ऐसे सारे कॉस्ट को कैलकुलेट करना होगा. फिर उसके बाद के खर्चे का क्या करेंगे? यानी बचे ये खर्चे. तो ये खर्चे हुए हैं सेल्स के लिए. वी डिवाइड दिस बाय सेल्स क्वांटिटी टू गेट द कॉस्ट per यूनिट. फ्रेंड्स, दिस इज हाउ विल फिल अप द कॉस्ट per यूनिट कॉलम. और भी कुछ टेक्निकलिटीज है, हम कॉस्ट शीट की आगे डिस्कस करेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट एंड सी यू इन द फर्दर सेशंस.